अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त आसमान में करीब 9700 कमर्शियल हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं। उनमें लगभग 12 लाख से ज़्यादा लोग सवार हैं। इतने सारे लोगों को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वो दुनिया के एक मुल्क एस्टोनिया की कुल आबादी के बराबर होंगे। इतना ट्रैफिक होने के बावजूद हवाई सफ़र को वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हर वक्त कई हज़ार लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। हालांकि फ़्लाइट्स का वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता, यानी फ़्लाइट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं उड़ती हैं और इसकी बहुत सी वजहें हैं, जैसे इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का हमारे खून में मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हवा में इतना ऊपर हवा का दबाव काफ़ी कम होने की वजह से पायलट्स बहुत जल्दी थक जाते हैं और भी बहुत सी ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से फ़्लाइट्स लगातार ज़्यादा वक्त के लिए नहीं उड़ती हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क से सिडनी तक आज तक की सबसे लंबी फ़्लाइट की टेस्टिंग की गई है, जिसने कुल 19 घंटे और 16 मिनट्स का वक्त लिया। लेकिन 24 घंटे चलने वाली इस निगरानी के बावजूद प्लेन्स की सिक्योरिटी 100% नहीं होती। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि प्लेन्स की लैंडिंग या फिर टेक ऑफ के वक्त भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही एक्सीडेंट की जो आज तक एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। इसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन इस केस को स्टडी करने से पहले हम ये जानेंगे कि जब इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स एक साथ आसमान में उड़ रही होती हैं तो आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो आपस में नहीं टकराती या फिर उनका फंक्शन इतना स्मूथली ऑपरेट कर पाता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं वो दुनिया का लाइव एयर ट्रैफिक है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऐसे प्लेन्स हैं जो सेम रोड पर फ्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई ट्रेन्स एक ही पटरी पर अलग अलग टाइम पर पास करती रहती हैं। और कितने ऐसे प्लेन्स हैं जो एक दूसरे से मिरर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं। फिर भी हम रिकॉर्ड्स को देखें तो हवाई सफ़र को सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी सफ़र करने के लिए महफूज जरिया माना जाता है। इन्हें मॉनिटर करने के लिए कॉकपिट में पायलट के अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद होती हैं जिन्हें इन्हें मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंसान एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC या फिर रडार के थ्रू कंटिन्यूसली एरोप्लेन को मॉनिटर करते रहते हैं और इसी के मुताबिक एरोप्लेन्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उन्हें किस एल्टीट्यूड, स्पीड या फिर किस डायरेक्शन में फ्लाई करना है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एरोप्लेन्स किसी ATC या रडार के रेंज में नहीं आते या फिर पायलट्स ATC की इंस्ट्रक्शंस को मिस कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एरोप्लेन का पायलट होना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमाग थका देने वाले कामों में से एक है, क्योंकि इन्हें पूरी फ्लाइट के दौरान फोकस रहना पड़ता है। ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या फिर TCAS ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर प्लेन में इस्तेमाल किया जाता है और इस सिस्टम में इंसान की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी कि ये पूरे का पूरा सिस्टम खुदकार यानी कंप्यूटराइज्ड होता है और ये रेडार सिस्टम से कहीं ज़्यादा स्मार्ट होता है। TCAS ट्रांसपोर्टर के थ्रू अपने 16 माइल्स के अंदर मौजूद सभी प्लेन्स के साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करता रहता है और उनकी स्पीड और डायरेक्शन के मुताबिक एक वर्चुअल 3D मैप तैयार कर लेता है और इस मैप में इस रेडियस के अंदर गुजरने वाले हर प्लेन का डाटा वो पायलट को शो करता रहता है। अगर कभी ऐसा होता है कि एक प्लेन किसी दूसरे प्लेन के 2.5 माइल्स के रेडियस के अंदर आ जाता है तो इस केस में TCAS दोनों प्लेन्स को अर्जेंट रेजोल्यूशन एडवाइजरी इशू कर देता है, जिसे सभी पायलट्स को इमीडिएटली फॉलो करना होता है। इस केस में दोनों प्लेन्स में लगे TCAS सिस्टम आपस में निगोशिएट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस प्लेन को क्लाइंब करना है और किसे डिसेंड करना है, जिससे दोनों प्लेन्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा एल्टीट्यूड डिफरेंस कायम किया जा सके। और इस तरह प्लेन्स में लगे TCAS सिस्टम पायलट्स को कुछ इस तरह ऑडियो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्लाइंब क्लाइंब क्लाइंब, डिसेंड डिसेंड डिसेंड। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया कि ऐसी कंडीशन में प्लेन्स ATC के रडार में भी है और उन्हें ATC की इंस्ट्रक्शन भी लगातार मिल रही हैं, तो हो सकता है कि एक पायलट ATC की इंस्ट्रक्शंस को मान ले और दूसरा पायलट TCAS की इंस्ट्रक्शंस को। मतलब दोनों के दोनों पायलट्स को एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जिसकी वजह से दोनों प्लेन्स एक ही रोड पर आ जाते हैं और इफेक्टिवली वो दोनों एक ही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हों। क्योंकि 2002 में ऐसा जर्मनी में हो चुका है जब एक पायलट ने ATC की इंस्ट्रक्शंस को मान लिया और दूसरे ने TCAS के, और इन दोनों ही सिस्टम्स ने आपस में कम्युनिकेट नहीं किया और दोनों के बीच एक माइनर कोलिजन हुआ और इस एक्सीडेंट में लगभग 71 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तब से पायलट्स को ट्रेनिंग में ये क्लियरली बताया जाता है कि किसी भी कंडीशन में केस कैसा भी हो आपको सबसे पहले TCAS की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अब हम आते हैं अपनी केस स्टडी पर। 31 जनवरी 2001 जापान एयरलाइंस की 2 फ्लाइट्स रोज़ की तरह टेक ऑफ के लिए तैयार थीं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही देर में इनकी डेस्टिनेशन एक ही हो जाएगी। JAL फ्लाइट 958 मैकडोनाल्ड डगलस DC 1040
साउथ कोरिया में बोसान से उड़कर टोक्यो की तरफ आ रही थी। इस फ्लाइट में 237 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर्स शामिल थे। वहां दूसरी फ्लाइट JAL 907 टोक्यो से ओकिनावा की तरफ जा रही थी। दूसरी फ्लाइट बोइंग 747 थी। इसमें 411 पैसेंजर सवार थे और साथ में ही 16 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। दोनों ही फ्लाइट्स की डेस्टिनेशन और टेक ऑफ की जगह अलग अलग थी। अगर कुछ कॉमन था तो वो था उनके रास्ते में पड़ने वाला आयरलैंड, होन्शू आयरलैंड। अपने अपने टेक ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग वो दोनों फ्लाइट्स एक साथ इस आयरलैंड के ऊपर से गुजरती, लेकिन उनके बीच लगभग 2000 फीट का एक सेफ डिस्टेंस होता। प्लेन 907 के टेक ऑफ के बाद जब फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तब फ्लाइट 907 को उड़े हुए बस 20 मिनट ही हुए थे। फ्लाइट का माहौल काफ़ी अच्छा था और स्टार्टअप्स के तौर पर ड्रिंक्स, कॉफ़ी और चाय सर्व की जा रही थी। तब ही प्लेन के कॉकपिट में क्लूजन अलार्म एक्टिव हो जाता है। हर प्लेन के अंदर एक ऐसा फीचर होता है कि जब कोई और प्लेन उसके कोऑर्डिनेट यानी उसके बहुत करीब आ जाता है तब यह अलार्म कॉकपिट में मौजूद सबको नोटिफाई कर देता है। इस प्लेन के साथ भी ऐसा ही हुआ क्योंकि फ्लाइट 958 उस प्लेन के पास से ही गुजरने वाली थी। तो जब फ्लाइट 958 फ्लाइट 907 के पास से गुजरती तब फ्लाइट 907 की हाइट लगभग 39,000 फीट होनी चाहिए थी और 958 की हाइट लगभग 37,000 फीट होनी चाहिए थी। मतलब इन दोनों के बीच 2000 फीट का गैप होता। जब ऐसा होने वाला था तब दोनों ही प्लेन्स के ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ने एक अलार्म बजाया। जब भी आसमान में पायलट्स को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तब वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मदद लेते हैं, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी। क्लूजन अलार्म सुनने के बाद जब फ्लाइट 907 के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया तब उसकी बात हिडेकी हाजी थाने से हुई। हिडेकी एक नया एम्प्लॉय था जिसकी उम्र बस 26 साल थी और जिस एरिया में वो दोनों प्लेन्स फ्लाई कर रहे थे वो इस एरिया का इंचार्ज था। जिस वक्त प्लेन 907 के पायलट ने हिडेकी से राब्ता किया उस वक्त वो एक साथ 12 प्लेन्स की फ्लाइट्स को मैनेज कर रहा था। हिडेकी ने 907 की परेशानी को सुना और उन्हें कह दिया कि वो अपने एल्टीट्यूड को कम कर दें ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस और भी कम हो जाएं। एयर कंट्रोलर हिडेकी को लगा कि वो फ्लाइट 958 से बात कर रहा है क्योंकि फ्लाइट 958 उस वक्त 37,000 फीट की एल्टीट्यूड पर था और प्लेन 907 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर, यानी उसने इस प्लेन को नीचे जाने की बजाय इसे नीचे जाने का ऑर्डर दे दिया। एयर कंट्रोलर के अलावा इन प्लेन्स के पायलट्स को यह बात पता नहीं थी कि कौन सा प्लेन ऊपर है और कौन सा नीचे। 907 ने एयर कंट्रोलर की बात मानते हुए फौरन अपने एल्टीट्यूड को कम कर लिया और अब वो सीधा फ्लाइट 958 के सामने ही आ रहा था। हिडेकी ने जब यह देखा कि फ्लाइट 907 और फ्लाइट 958 एक ही एल्टीट्यूड पर एक ही रास्ते पर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तब उसने फौरन 958 के पायलट को राइट मोड़ने का इंस्ट्रक्शन दिया। अब ना जाने क्यों ये पैगाम 958 फ्लाइट के कॉकपिट तक कभी पहुंचा ही नहीं। हिडेकी के सुपरवाइजर ने जब हिडेकी की इस गलती को देख लिया तो उन्होंने सिचुएशन को और भी ज्यादा क्रिटिकल कर दिया। उन्होंने फौरन फ्लाइट 907 को मैसेज दिया कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए वो अपने एल्टीट्यूड को हाई कर लें, लेकिन इनका मैसेज गलती से 957 फ्लाइट को चला गया और क्योंकि उस दिन फ्लाइट 957 उड़ नहीं रही थी इसलिए इस मैसेज का कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब इसके बाद क्या हुआ? क्या वो दोनों प्लेन्स आपस में टकरा गए? नाज़रीन, जब दोनों प्लेन्स इतने करीब आ गए कि उन दोनों प्लेन्स के पायलट्स एक दूसरे के प्लेन्स को देख पा रहे थे तब पायलट्स को लगा कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो ये आज तक की फ्लाइंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंट होगा और इस एक्सीडेंट में करीब 770 लोग मारे जाएंगे। अब उन दोनों प्लेन्स की किस्मत इन प्लेन्स के पायलट्स के अपने फैसले पर इन्हिसार कर रही थी। जब ये प्लेन सामने सामने कुछ ही मीटर्स के फासले पर थे तब ही फ्लाइट 907 के पायलट ने पूरी ताकत से प्लेन को नीचे की तरफ डिच कर दिया, जिसकी वजह से जहाज के अंदर मौजूद कुछ लोग पहले तो जहाज की छत से जा टकराए और फिर जमीन पर आ गिरे। मुसाफिरों में एक बच्चा जिसने ठीक से सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी वो तकरीबन 4 सीट्स पीछे जा गिरा और उसी दौरान एक औरत का पाँव भी टूट गया। प्लेन में किसी की वाटर बोतल से उबलता हुआ पानी लीक होने लगा और वो कई मुसाफिरों पर जा गिरा जिससे इनकी स्किन भी जल गई। फ्लाइट 907 में 7 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर्स को बहुत गहरी चोटें लगी और 81 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर्स को छोटी मोटी चोटें आईं। फ्लाइट 958 में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो सीधा अपने उसी एल्टीट्यूड पर चलता रहा और वो आसानी से अपनी डेस्टिनेशन टोक्यो तक पहुंच गया। फ्लाइट 907 ने भी ओकिनावा जाने के रूट को कैंसिल कर दिया और वापस टोक्यो की तरफ लौट आई, जहां पर मेडिकल टीम मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स का इलाज करने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। 30 मुसाफिरों को फौरन अस्पताल भेज दिया गया
और सबसे ज़्यादा गनीमत तो ये है कि इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई। इस वाक़े के बाद हिडेकी और इसके सुपरवाइजर को जेल भेज दिया गया। हिडेकी को 1 साल और उसके सुपरवाइजर को 1.5 साल जेल हुई। आखिर में हमें इस वाक़े से यही सीखने को मिलता है कि इंसान कितना ही परफेक्ट सिस्टम क्यों ना बना ले, वो सिस्टम कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। वो तो शुक्र है कि फ़्लाइट 907 के पायलट ने इंस्टेंट रिएक्शन दिखाते हुए अपनी सिचुएशन अवेयरनेस का फ़ायदा उठाया और प्लेन को फ़ौरन नीचे की तरफ मोड़ दिया। अगर उसने अपने दिमाग को सुकून में रखते हुए इतनी फुर्ती ना दिखाई होती तो वो दिन तारीख के ऐसे दिनों में गिना जाता जिसे कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा। अगर आपको आज की हमारी केस स्टडी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।